Hi everyone, welcome to NEET PG series. I am Adesh from LearnerHub, the free learning platform जहां आप पढ़ते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी absolutely for free only at learnerhub.com. तो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम चैप्टर के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करके चैप्टर को करेंगे फिनिश. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के नए टॉपिक को, और उस टॉपिक का नाम है द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे माइक्रोब्स अपना रोल प्ले करते हैं, इसको हम देखने वाले हैं. और बायोगैस का दूसरा नाम भी लिख लो, इसको हम गोबर गैस भी बुलाते हैं. एंड यू गेस्ड इट राइट, द रीजन इज एनिमल डंग, जो कि कैटल डंग होता है, जैसे हम नॉर्मली हिंदी में गोबर बुलाते हैं, उसमें काफी ह्यूज अमाउंट में सेल्यूलोजिक कंटेंट होता है और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस गैस के मिक्सचर को, यानी कि बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. अब देखो, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में जाएं, उससे पहले सबसे पहले समझ लो बायोगैस है क्या. बाकी एक एक करके मैं सारी चीजें समझाता जाऊंगा. तो यहाँ पर बायोगैस है क्या. बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है. मतलब इसमें केवल एक गैस प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है. नॉर्मली आपको यहाँ पर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस मिलेंगी, राइट. बट इन सभी में सबसे प्रीडोमिनेंट जो कंपोनेंट है इन सभी गैसेस का, वो है मीथेन गैस, ठीक है. तो याद रखो, ये एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि प्रोड्यूस ही होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स. तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ही डेवलप होता है. देखा था ना आप सभी ने, बायोगैस का प्रोडक्शन हमने सुएज ट्रीटमेंट के टाइम पर भी देखा था, जहां पर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर जो एक्टिवेटेड स्लज है, जब उसका एनारोबिक डाइजेशन होता है बाय सम एनारोबिक बैक्टीरिया, तो वो रिलीज करते हैं इन गैसेस को. सो यहाँ पर माइक्रोब्स का रोल था, वो एनारोबिक माइक्रोब्स जो कि डाइजेशन कॉज कर रहे थे. सो माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से ये मिक्सचर ऑफ गैस बनता है, राइट. और इस मिक्सचर ऑफ गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फ्यूल, बिकॉज ये इनफ्लेमेबल होता है. तो इसको कुकिंग पर्पस के लिए या फिर लाइटिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. ओके, और मैंने बता भी दिया है प्रीडोमिनेंटली इसमें मीथेन गैस प्रेजेंट है. अब ये तो आप जानते ही हो ना, जितने भी डिफरेंट माइक्रोब्स हैं वो अपने ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के टाइम पर डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ गैसेस रिलीज करते हैं, मतलब डिफरेंट गैसेस एंड प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं. जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे याद करो, हमने जब फर्मेंटेशन ऑफ ब्रेड डो देखा था, या फिर फर्मेंटेशन ऑफ चीज देखा था, या फिर फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस देखा था, इन सभी में जो गैसियस एंड प्रोडक्ट रिलीज होता था दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो वो बैक्टीरिया या फिर जो जितने भी माइक्रोब्स इन सभी चीजों के फर्मेंटेशन कॉज करवा रहे थे, दे वर रिलीजिंग चीफली कार्बन डाइऑक्साइड एज दी गैसियस एंड प्रोडक्ट. बट कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि यूजुअली एनारोबिक मिलेंगे, वो सेल्यूलोजिक मटेरियल पे ग्रो करते हैं, वहां पर अपना ग्रोथ मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, और जब उसका कंजम्पशन करते हैं तो रिलीज करते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें प्रीडोमिनेंटली यू विल फाइंड मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है. सो इसीलिए उन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस बुलाते हैं, और उन्हीं का रोल आप ज्यादातर देखोगे बायोगैस के प्रोडक्शन में, ठीक है. इस बात को बहुत अच्छे से समझते जाओ. और नॉर्मली जो भी सबस्ट्रेट सेल्यूलोज में रिच होगा, उन सभी में आपको मिथेनोजेंस यानी कि जो मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं. इसीलिए कहते हैं जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है या फिर जो कैटल का डंक होता है, जैसे हम हिंदी में गोबर बुलाते हैं, उसमें भी क्योंकि सेल्यूलोज कंटेंट ज़्यादा है और ये एनारोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी वो डाइजेशन कॉज करते रहते हैं उस सेल्यूलोजिक सबस्ट्रेट का, और रिलीज करते रहते हैं मीथेन गैस को, और प्रीडोमिनेंटली वी वुड से मीथेन गैस बनती है, बट इन ऑल कलेक्शन ऑफ गैस बनता है, जैसे हम बायोगैस बुलाते हैं. इसीलिए सिंस गोबर का इस्तेमाल किया जा सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसीलिए इसको हम गोबर गैस बुलाते हैं. गॉट दिस पॉइंट वेरी वेल. तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ भी लेंगे आगे भी, बट इतनी बात जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो समझ आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर बायोगैस क्या होता है और उसमें प्रीडोमिनेंटली कौन सी गैस प्रेजेंट है, प्लीज इस बात को याद रखिएगा, इट इज गोइंग टू बी मीथेन. ओके, अब बात करते हैं ये जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में कैसे आई. तो इसके लिए आपको एफर्ट्स देखने को मिलेंगे ऑफ टू मेजर बॉडीज. तो यहाँ पर पहली जो मेजर अथॉरिटेटिव बॉडी है जिसका इस्तेमाल या फिर जिसका एफर्ट है इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है इन इंडिया, वाज ऑफ IARI, विच इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम हिंदी जिसका कि आपको लोगो भी दिखाया जा रहा है, लिखा भी है यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान. और आपको दूसरा जो यहाँ पर अथॉरिटेटिव बॉडी का रोल देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जैसे हम KVIC शॉर्टली बुलाते हैं, जिसका अगेन आपको यहाँ पर लोगो दिखाया जा रहा है, विच इज खादी और ग्राम उद्योग
आयोग। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट ये जो दो बॉडीज हैं इनका बहुत चीफ रोल रहा है इन दी इंट्रोडक्शन ऑफ दोज टेक्नोलॉजी जिससे हम बायोगैस का प्रोडक्शन इंडिया में आज कर रहे हैं। ओके, नॉर्मली आपको पता है इसके लिए जो सबस्ट्रेट हैं वो विलेजेस रूरल एरियाज में मिलते हैं। जैसा कि पता है ना, कैटल का जो एक्सक्रीटा है उससे हम बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब कैटल्स आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती हैं? विलेजेस में ही देखने को मिलेंगे, रूरल एरियाज में, जहाँ पर हम कैटल को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जितने भी मेजॉरिटी ऑफ बायोगैस प्लांट्स हैं वो आपको रूरल एरियाज में डेवलप नजर आएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो बायोगैस का जो प्रोडक्शन है जैसा कि मैंने बताया था कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होता है और वो बैक्टीरिया एनारोबिक हैं और वो चीफली मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए उन बैक्टीरिया का नाम है मेथैनोजेंस, क्योंकि दे आर मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया। ओके, विच ग्रो एनारोबिकली, जैसा कि मैंने बताया था, ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल। और ऐसे जितने भी मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया हैं उन्हें कलेक्टिवली हम मेथैनोजेंस की कैटेगरी में प्लेस करते हैं। दे आर एनारोबिक, इस बात को प्लीज याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट दैट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर इसी मेथैनोजन का एक एग्जाम्पल जो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है दैट इज मेथैनोबैक्टीरियम। सो डोंट फॉरगेट दिस एग्जाम्पल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, तो आई होप इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको बतानी थी वो आपको समझ में आ चुकी होगी, राइट। तो बच्चों, नेक्स्ट वील बी टेकिंग अप इज द अकरेंस ऑफ दीज मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया जिन्हें हम मेथैनोजेंस बुलाते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको सोर्सेज मिलेंगे ऑफ द मेथैनोजेंस। वन इज द एनारोबिक स्लज जो कि आपको सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में देखने को मिलता था, याद है। तो सूवेज ट्रीटमेंट के दौरान एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में आपको कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया मिलते थे जो कि एरोबिक माइक्रोब्स को डिकम्पोज करते थे, डाइजेस्ट करते थे और उस डाइजेशन के दौरान रिलीज करते थे गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। वो सभी के सभी कंपोनेंट्स थे किसके? बायोगैस के। इसका मतलब एनारोबिक स्लज में ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे उनमें डेफिनेटली मेथैनोजेंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज अबाउट द वेरी फर्स्ट सोर्स, याद होना चाहिए आपको, हमने सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा है। ठीक है, देन वी हैव इज द सेकंड सोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द रूमन ऑफ द कैटल। तो जो कैटल होते हैं बच्चों, कैटल के स्टमक के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखा रखे हैं, रूमन इज देयर, एबोमैसम, ओमैसम इज देयर एंड रेटिकुलम। इन सभी में जो रूमन है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, ये 65% ऑफ द कैटल स्टमक को कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इस रूमन में ये जो बड़ा सा पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ये जो बड़ा सा पोर्शन है इसमें एक्चुअली मेथैनोजेंस की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली जो कैटल है उसका जो फूड सोर्स है वो रिच होता है सेल्यूलोज में, राइट। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाने के लिए जो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड है दे आर गोइंग टू बी मेथैनोजेंस। इसीलिए क्योंकि इनका जो सेल्यूलोज कंजम्पशन है वही ज़्यादा है तो डाइजेशन के लिए भी यहाँ पर मेथैनोजेंस ज़्यादा चाहिए होंगे। इसीलिए इनके रूमन में आपको मेथैनोजेंस की क्वांटिटी हाई देखने को मिलती है क्योंकि इनका प्रिंसिपल जो फूड सोर्स है दैट इज रिच इन सेल्यूलोज। एंड दैट इज द रीजन डाइजेशन के बाद जब इनका डंग होता है, जो इनका एक्सक्रीटा होता है जैसे हम डंग बुलाते हैं और हिंदी में गोबर बुलाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी अगेन रिच इन सेल्यूलोजिक मटेरियल। और साथ ही साथ सेल्यूलोजिक मटेरियल के साथ साथ वहाँ पर रिच क्वांटिटी में या फिर अबंडेंट क्वांटिटी में आपको एनारोबिक मेथैनोजेंस मिलते हैं। एंड दैट इज वाई हम उस डंग का इस्तेमाल करते हैं, उस गोबर का इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इसीलिए बायोगैस को गोबर गैस भी बुलाते हैं। अगेन मैंने आपको ये समझा दिया। सो आई होप द अकरेंस ऑफ मेथैनोजेंस इज वेरी क्लियर। तो बच्चों, नाउ वील बी टेकिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बायोगैस प्लांट और कैसे वो वर्क करता है उसको हम देखने वाले हैं। तो एक टिपिकल जो बायोगैस प्लांट है ना वो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। और नॉर्मली ये जो टिपिकल बायोगैस प्लांट्स होते हैं दे आर अंडरग्राउंड, वो सॉइल के सर्फेस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, अराउंड यू वुड से 10 to 15 feet। So they are 10 to 15 feet deep। ठीक है, अब देखो ये एक कंक्रीट का बना हुआ आपको ऐसा एपरेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो टैंक है। अब इसके ना आपको कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलेंगे। पहला जो कंपोनेंट्स है पहले उनको हम लेबल कर लेते हैं। ये जो पहला कंपोनेंट देखने को मिलता है इसे हम बुलाते हैं द मिक्सिंग टैंक। तो इस मिक्सिंग टैंक में हम नॉर्मली जितने भी टाइप के बायोमास होता है ना, जिसमें एनिमल एक्सक्रीटा हो सकता है, कुछ बायो वेस्ट हो सकते हैं, डंग हो सकता है, उन सभी को मिक्स करते हैं अलॉन्ग विद वाटर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मिक्सिंग करते हैं डिफरेंट बायोमास की इन दिस पर्टिकुलर टैंक। देन वी हैव इज दिस इनलेट चेंबर। ये जो इनलेट चेंबर है ये क्या करता है, यहाँ पर जो भी बायोमास हमने स्लरी बना ली है जिसकी वाटर ऐड करके उसको फर्दर मूव कर देता है इनटू द डाइजेस्टर टैंक। तो ये जो पर्टिकुलर आपको चेंबर मिलेगा दिस इज कॉल्ड द इनलेट चेंबर, जिसके थ्रू ये जो हमने स्लरी बनाई है वो पास ऑन होगी डाइजेस्टर में।
अब ये जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है इस बायोगैस प्लांट का, डाइजेस्टर बुलाते हैं। यहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहां पर? एनारोबिक बैक्टीरिया आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। इसमें मेथानोजेंस होंगे डेफिनेटली, और वो क्या करेंगे? एनारोबिक डाइजेशन कॉज करेंगे, ठीक है, ऑफ द बायोमास। ओके, तो यहाँ पर डाइजेस्टर प्रेजेंट है। डाइजेस्टर के ऊपर आपको अगेन यहाँ पर एक फ्लोटिंग लिड देखने को मिलती है, और इसमें एक चेंबर होता है जो कि बायोगैस जो भी प्रोड्यूस हो रही है डाइजेस्टर में, उसमें यहाँ पर गैस होल्डर या फिर ये जो गैस कंटेनर है उसमें वो गैस जाके इकट्ठा होती रहती है। एंड लास्टली वी हैव दीज टू चेंबर्स, जिसमें देखो ये वाला जो चेंबर है दिस इज एन आउटलेट चेंबर, और आउटलेट चेंबर के ऊपर यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक आउटलेट, या फिर जिसे हम ओवरफ्लो टैंक भी बुलाते हैं। तो ये वेरियस कंपोनेंट्स हैं, एंड इनफैक्ट गैस होल्डर से अटैच्ड यहाँ पर एक आउटलेट होती है जो कि कनेक्ट करती है टू डिफरेंट पाइपलाइंस जिनसे बायोगैस कनेक्टेड होती है, मतलब बायोगैस की सप्लाई कनेक्टेड होती है डिफरेंट हाउसेस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कैसे ये वर्क करता है, विल ट्राई टू सी। तो जैसा कि मैंने बताया, मिक्सिंग टैंक में हम क्या करते हैं, जितना भी बायोमास है, जो भी बायोमास है जिसमें एक्सक्रीटा है एनिमल का या फिर कोई डंग है, उस सभी को इकट्ठा करके हमने यहाँ पर वाटर के साथ मिक्स कर दिया, फॉर्मिंग अ स्लरी। एक थिक पेस्ट बना लेते हैं स्लरी के फॉर्म में, एंड दिस स्लरी इज नाउ अलाउड टू पास थ्रू दिस इनलेट चेंबर। इनलेट चेंबर से पास होता हुआ ये स्लरी पहुंचता है कहाँ? डाइजेस्टर में। और जब ये डाइजेस्टर पार्शियली फिल हो जाता है, आधा फिल हो जाता है, तो हम यहाँ पर फर्दर जो एडिंग ऑफ द बायोमास को रोक देते हैं मिक्सिंग टैंक में, ठीक है। ओके, अब नाउ दिस डाइजेस्टर इज लेफ्ट अनटच्ड फॉर अबाउट 2 months। 2 महीने के लिए लगभग इसको छोड़ दिया जाता है। उस 2 महीने के दौरान इस डाइजेस्टर में प्रेजेंट एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोजिशन कॉज करते हैं ऑफ ऑल द बायोमास जो कि इसमें फेड किया गया था, जो इसमें फीड किया गया था रेदर। ओके, तो यहाँ पर डाइजेशन के दौरान यू नो वेरी वेल, एनारोबिक डाइजेशन के टाइम पर यहाँ पर गैसेस का मिक्सचर बनता है, राइट, और वो गैसेस ऊपर की तरफ इस गैस होल्डर के अंदर कलेक्ट होती रहती है। अब जैसे जैसे फर्मेंटेशन एक्टिविटी बढ़ती रहेगी, बायोमास का डिकम्पोजिशन होता रहेगा, गैस का कंटेंट बढ़ता रहेगा। अब गैस के इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से जो यहाँ स्लरी यहाँ पर एडेड थी ना, जिसका डिकम्पोजिशन हो रहा है माइक्रोबियल मास के थ्रू, वो अब आगे की तरफ पुश होगी टू एंटर इनटू दिस आउटलेट चेंबर, और उससे जाके वो उस यहाँ पर गैस के प्रेशर के चलते ही ये स्लरी ऊपर जाके कहाँ एंटर करेगी? इस आउटलेट चेंबर में, और जाके इकट्ठा होने लगेगी इस ओवरफ्लो टैंक में, ठीक है। तो एज एन 2 महीने के टाइम में क्या होगा? बहुत सारी गैस यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, और जो प्रेशर है गैस की वजह से, वहां से निकलने वाला जो भी स्पेंट स्लरी है, जिस स्लरी का पूरी तरह से डाइजेशन हो चुका है, राइट, उसमें फर्दर डाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस स्लरी का यहाँ पर कलेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा आपको कहाँ? आउटलेट और ओवरफ्लो टैंक में। तो यहाँ पर इकट्ठी होती रहेगी द स्पेंट स्लरी। सो लेट मी जस्ट राइट इट करेक्टली। तो यहाँ पर स्पेंट स्लरी वुड बी गेटिंग कलेक्टेड ओवर हियर इन द आउटलेट और द ओवरफ्लो टैंक। नाउ गैस को तो हम यहाँ पर वाल्व्स के थ्रू सप्लाई कर लेंगे, वाल्व खोल के गैस की सप्लाई ले लेंगे इनटू द पाइपलाइंस। वाइल ये जो स्पेंट स्लरी है, इसको हम यूज कर सकते हैं एज मैन्योर्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड। सो दे कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे वर्किंग हुई है बायोगैस प्लांट की। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कुछ खास डिफिकल्ट भी नहीं है। मिक्सिंग टैंक में मिक्स किया, उसके बाद अलाउ किया डाइजेस्टर में जाने के लिए, 2 महीने तक छोड़ दिया, तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया मेथानोजेंस जो है वो डिकम्पोजिशन या फिर फर्मेंटेशन कॉज करेंगे उस बायोमास का, और गैस प्रोड्यूस करेंगे जो यहाँ कलेक्ट होती रहेगी, राइट। और जितना भी एक्सेस प्रेशर के चलते जितना भी स्पेंट स्लरी है वो पास ऑन हो जाएगा इनटू द आउटलेट और दी ओवरफ्लो टैंक, जहां से ओवरफ्लो टैंक से हम उस स्प्लेंट स्लरी को एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ऐड कर सकते हैं टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फील्ड, और मैन्योर की तरह वो एक्ट करेगी। सो दिस वे द वर्किंग ऑफ अ टिपिकल बायोगैस प्लांट जो है वो देखने को मिलता है, और माइक्रोब्स का रोल भी आपने देख लिया कैसे बायोगैस के प्रोडक्शन में वो अपना रोल प्ले करते हैं। सो आई होप नाउ द एंटायर कंटेंट और द टॉपिक ऑफ अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस यूजिंग माइक्रोब्स इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, अब हम बिगिन करने वाले हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड दैट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। अब देखो यहाँ ऑल टुगेदर एक नया टर्म आ जाता है बायो कंट्रोल।
इसका क्या मतलब होगा बच्चों? बायो कंट्रोल, इस शब्द को अगर हम ब्रेक करें, देखो इसको ब्रेक कर सकते हैं एज बायो एंड कंट्रोल। दैट मीन्स कंट्रोल का मतलब तो जानते हो आप, टू गेट होल्ड ओवर समथिंग, राइट? और बायो वर्ड का मतलब होता है लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो यहां पर हम किसी ना किसी चीज पर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं विद द यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोलॉजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके अगर हम कंट्रोल कर सके किन चीजों को, प्लांट डिजीजेस को और पेस्ट को, इसी को हम बायो कंट्रोल कहेंगे। आगे समझ? तो बायो कंट्रोल का मतलब हुआ द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, बिकॉज जब भी वर्ड बायोलॉजिकल आता है इट मीन्स इट इज कंसर्निंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे प्लांट डिजीजेस को और पेस्ट्स को। अब ये जो टर्म आता है पेस्ट, यह आपने बहुत सुना हुआ है अपने आसपास, बट पेस्ट का मतलब है क्या? पेस्ट एक्चुअली वो कुछ इंसेक्ट्स या एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे फूड क्रॉप्स या लाइफ स्टॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दे आर डिस्ट्रक्टेबल इंसेक्ट्स या एनिमल्स जो कि हार्मफुल हैं फॉर आवर फूड क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स। तो अगर मुझे पेस्ट से या फिर प्लांट पैथोजन से अपनी फील्ड को बचाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? तो मॉडर्न डे में, आज के ज़माने में आप देखोगे कि इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए देयर इज यूजेज ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ केमिकल्स। तो बहुत सारे केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है ऑन द फील्ड्स ताकि हम प्लांट पैथोजेंस और पेस्ट से बच सकें। बट कॉन्सिक्वेंटली आपको ये भी चीज़ जाननी चाहिए कि ये जो केमिकल्स हैं, जैसे कि हम इनको इस्तेमाल करते हैं एज पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स, देखो जब भी वर्ड साइड्स में एंड करे मतलब वो उसका किलिंग इफेक्ट है। तो इन पेस्टिसाइड्स का मतलब वो केमिकल्स जो कि पेस्ट को किल कर दें, या फिर वीडीसाइड्स मतलब वो केमिकल्स जो कि वीड्स को किल करते हैं। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के साथ हमारी फील्ड में ग्रो करने लगते हैं और हमारे जो क्रॉप हैं उनके साथ compete करने लगते हैं फॉर डिराइविंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। तो मिनरल्स वगैरह कंपेटिटिवली वो डिराइव कर लेते हैं और क्रॉप्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करने देते, जिसकी वजह से क्रॉप्स की जो यील्ड है वो डिक्लाइन कर जाती है। तो ऐसे वीड्स को भी हमें रिमूव करते रहना है फ्रॉम द फील्ड, तो उसके लिए भी हम वीडीसाइड्स का स्प्रे करते हैं, राइट? इंसेक्टिसाइड्स मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसे केमिकल्स जिनको हम यूज करेंगे टू किल दी इंसेक्ट्स जो कि हार्मफुल है फॉर अस। सो ऐसे में इन सभी केमिकल्स का अगर हम यूजेज करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऑन द फील्ड, वो हार्मफुल है। अब इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है? पहली चीज तो ये टॉक्सिक है फॉर द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स कंजम्पशन। मतलब ह्यूमंस या ह्यूमन से मिलते जुलते जो भी एनिमल्स हैं उनके कंजम्पशन के लिए ये टॉक्सिक हैं। अगर इनको हम कंज्यूम करते रहेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन तक तो ये अपने इल इफेक्ट्स हमारी बॉडी में छोड़ जाते हैं। सेकेंडली, ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। एनवायरनमेंट में डेफिनेटली हम स्प्रे कर रहे हैं ऑन द फील्ड, तो हमारे सॉइल को ये पोल्यूट कर रही है। साथ ही साथ अगर सॉइल के अंदर अगर ये पोल्यूशन कॉज कर रही है तो इसका मतलब ये हमारे वाटर टेबल में भी एंटर कर जाएगा, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी ये अपना पोल्यूटिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। साथ ही साथ ये हमारे क्रॉप्स पर लगने वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं या फिर इंटायर क्रॉप प्लांट्स को भी पोल्यूट कर जाते हैं। तो एज सच अगर हम किसी भी वेजिटेबल जिस पे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया गया है या फिर किसी भी इस टाइप के केमिकल को स्प्रे किया गया है उनको बिना वॉश किए कंज्यूम करते हैं तो अगेन उनके हमारे बॉडी पर साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, सेवरल डिजीज कॉज हो जाती हैं। सो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो हमारे आज के ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो एनकरेज करते हैं कि फील्ड्स में अगर हमें पेस्ट को कंट्रोल करना है तो नेचुरल प्रिडेशन का मेथड यूज करना चाहिए रादर देन यूजिंग दीज केमिकल पेस्टिसाइड्स और दीज हार्मफुल केमिकल्स ऑन द फील्ड, ताकि हम पेस्ट को भी कंट्रोल कर सकें और साथ ही साथ हमारे जो लैंडस्केप है उसकी डाइवर्सिटी को भी बचा सकें। तो बच्चों यहीं से कॉन्सेप्ट आता है बायो पेस्टिसाइड्स का। अब देखो इस टर्म को ब्रेक करें तो बायो पेस्टिसाइड्स मतलब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि पेस्टिसाइड्स की तरह एक्ट करते हैं, मतलब पेस्ट को किल करने में हेल्प करते हैं, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो दे आर गोइंग टू बी ऑल दोज बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स एंड द पैथोजेंस। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक फार्मर्स का बिलीफ है, क्या बिलीफ है कि हमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ना फील्ड नेचुरल प्रिडेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए रादर देन यूजिंग ऑल दीज केमिकल्स जो कि हार्मफुल है फॉर अस, राइट? इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मर्स का एक और बिलीफ है, उनका ऐसा भी मानना है कि जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक लैंडस्केप में होती है, किसी भी फील्ड में जितने डाइवर्स
ऑर्गेनिजम्स या लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वो इकोसिस्टम स्टेबल होता है, राइट। तो इसीलिए उनका ऐसा मानना है कि रादर देन कंप्लीटली इरेडिकेटिंग ऑल द पेस्ट, मतलब हमें अपनी फील्ड से जो पेस्ट है उनको कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करना है, उनको मैनेज करके रखना है कि उनकी जो लेवल्स हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए और नुकसानदायक ना हो जाए। उनको हम अगर कंट्रोल रख सकते हैं तो वो ज़्यादा सफिशिएंट मेथड है, राइट। ये एक ज़्यादा होलिस्टिक आप कह सकते हो अप्रोच है। अब ऐसा इसलिए है, द रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे जो फील्ड होते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो नुकसानदायक हैं, हार्मफुल ही हैं। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो कि बेनिफिशियल भी हैं। अब वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स एक्चुअली कंज्यूम करता था उन पेस्ट को जिनको हम केमिकल्स की मदद से कंप्लीटली इरेडिकेट कर रहे हैं। तो एज सच अगर हमने पेस्ट को ही रिमूव कर दिया तो हमने अपने एक्चुअली बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के खाने को ही हटा दिया है फ्रॉम द फील्ड। अब अगर उनको वो मिलेगा नहीं तो वो जो हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट थे वो भी हमारी फील्ड से गायब हो जाएंगे और इससे हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं अगर हम सिर्फ हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो केमिकल्स का जो यूजेज है वो हम टोटल जो डिपेंडेंसी थी ना केमिकल्स पे उनको हम रोक सकते हैं यूजिंग दीज बायोलॉजिकल एजेंट्स अगेंस्ट दीज पेस्टिसाइड्स, राइट। इस तरीके से हम इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बना के रख सकते हैं। और बायो कंट्रोल एजेंट्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें डिफरेंट जो भी लाइफ फॉर्म्स एक पर्टिकुलर फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी की लाइफ साइकिल्स, उनकी हैबिटेट, उनकी फीडिंग हैबिट्स को समझना होता है। तभी हम राइट टाइप ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ एनी टाइप ऑफ पेस्ट, राइट। ओके, तो एग्जाम्पल्स लेते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के कुछ बहुत सारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हम लेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे वी हैव अ वेरी कॉमनली सीन बीटल जो कि आप सभी ने देखी होगी और इसको हम लेडी बर्ड बुलाते हैं। देखो आप सभी ने ऐसे कुछ ब्लैक एंड रेड मार्किंग वाली बीटल देखी होगी, इसे हम लेडी बर्ड बुलाते हैं। और ये जो लेडी बर्ड है ये इस्तेमाल की जाती है टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। तो एफिड्स क्या है? एफिड्स कुछ ऐसे आपको बहुत टाइनी इंसेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि सैप को सक करते हैं, प्लांट सैप को सक करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं। बहुत टाइनी देखने को मिलते हैं, अक्सर लीफ पे वाइट से देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट आप उनको सर्च भी कर सकते हो एज ग्रीन फ्लाइज एंड ब्लैक फ्लाइज। सो लेट मी राइट डाउन व्हाट आर एफिड्स। ये मैं मेंशन कर देता हूं। एफिड्स आर टाइनी सैप सकिंग इंसेक्ट्स। तो इनसे अगर हमें अपने प्लांट्स को बचाना है, अपने प्लांट्स के लीव्स को बचाना है, उसके लिए हम लेडी बर्ड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, जो कि एक बीटल है। अनदर वन इज ड्रैगन फ्लाइज। ड्रैगन फ्लाइज से बहुत कॉमनली आपने देखे होंगे। ड्रैगन फ्लाइज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ मस्कीटोज। तो मस्कीटोज से अगर हमें अपने आप को, अपने फील्ड्स को बचाना है तो वी कैन इंट्रोड्यूस ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है। ओके, अनदर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि वी हैव बैसिलस thuringiensis। अब बैसिलस thuringiensis जैसे हम शॉर्टली अब्रिविएट करते हैं एज बीटी, ये एक तरीके का बैक्टीरियम है। सो व्हाट इज इट? इट इज अ बैक्टीरियम। अब ये जो बैक्टीरियम है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टू गेट रिड ऑफ बटरफ्लाई कैटरपिलर्स। तो बटरफ्लाई जो कैटरपिलर्स हैं वो अक्सर ही लीव्स को, प्लांट की लीव्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनसे अगर हमें छुटकारा पाना है, फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज दीज बीटी और बैसिलस thuringiensis के स्पोर्स। नॉर्मली ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है इनके स्पोर्स हमें मार्केट में मिलते हैं एज ड्राइड स्पोर्स। तो यहाँ पर इनके कुछ ड्राइड स्पोर्स आपको छोटे सैशे में मिलेंगे। अब इन सैशे में जो प्रेजेंट बैक्टीरियल स्पोर्स हैं उनको हम वाटर के साथ मिक्स करके ना अपनी फील्ड पे स्प्रे करते हैं। और ज़्यादातर जो कैटरपिलर्स होते हैं जिन प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, दे आर यूजुअली ब्रासिकास एंड द फ्रूट ट्रीज, जिन पे ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम ऐसे ही वल्नरेबल प्लांट्स पर इस पर्टिकुलर बैक्टीरियम के स्पोर्स को पानी के साथ मिक्स करके स्प्रे कर दें तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो स्पोर्स है ना ये उन पर्टिकुलर कैटरपिलर्स के गट में जाके कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन्स रिलीज होने की वजह से उनकी गट जो है वो, उनमें बहुत सारे पोर्स हो जाते हैं और वो पर्टिकुलर जो कैटरपिलर्स हैं वो वहीं डाई ऑफ कर जाते हैं। तो इसका मतलब उनकी, हमने यहाँ पर देखिए कैसे इस्तेमाल किया है टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज कैटरपिलर्स। इसीलिए इनफैक्ट ऐसे ही टॉक्सिन सिक्रीटिंग जो जीन है उनको हम डायरेक्टली आज की कुछ प्रीवियस ईयर्स में, कुछ प्रीवियस डेकेड्स में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका बहुत इस्तेमाल किया गया है। और उसका एक वन सच बहुत एग्जाम्पल जो आपको बहुत ही प्रोमिनेंट देखने को मिलता है, दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ द पेस्ट कंट्रोल्ड
प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसे प्लांट जो कि पेस्ट को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, पेस्ट के अटैक को। तो ऐसे में यहाँ पर हमने क्या किया है, इस बैसिलस thuringiensis के वो टॉक्सिन सिक्रीटिंग जीन को ही डायरेक्टली उन प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो वो जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली उसके अंदर अगर हम जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो टॉक्सिन कंटिन्यूसली इस प्लांट के अंदर रिलीज होता रहेगा, राइट। और जब भी ऐसे जो भी पेस्ट हैं वो अटैक करेंगे उस प्लांट को, दे विल डाई बिकॉज ऑफ दैट कंजम्पशन ऑफ दैट टॉक्सिन। और इसीलिए हम यहाँ पर आप कह सकते हो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की वैरायटीज डेवलप कर पाए हैं, जैसे कि बीटी कॉटन जो कि इंडिया के काफी स्टेट्स में ग्रो की जाती है। तो इस तरीके से हम बैसिलस thuringiensis का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज वन ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन वी हैव ट्राइकोडर्मा। अब ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा एक फंगल स्पीशीज है। ये एक इफेक्टिव आप कह सकते हो एजेंट है, या फिर इट इज एन इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट मेनी प्लांट पैथोजेंस। तो ये डिफरेंट प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करता है। अब प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट ये वर्क करेगा, प्लांट पैथोजेंस को अगर किल कर देगा, इसका मतलब ये प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो ये एक तरीके की, याद रखिएगा, ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगल स्पीशीज है जो कि आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलती है इन दी रूट इकोसिस्टम। तो ये रूट इकोसिस्टम में बहुत कॉमन फंगल स्पीशीज मिलती है, और सिंस मैंने बताया ये प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करती है, इसका मतलब ये इस्तेमाल की जा सकती है टू ट्रीट डिफरेंट प्लांट डिजीजेस। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अनदर एक और जो बायो कंट्रोल एजेंट से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, दैट इज बैक्यूलोवायरसेस। अब देखो बैक्यूलोवायरसेस, देखिए ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जिनको हम डिफरेंट आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो कि स्पेसिफिकली अटैक करते हैं इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स पे। और ज़्यादातर जितने भी बैक्यूलो वायरसेस आपको बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं आज, वो बिलोंग करते हैं टू द जीनस कॉल्ड न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये एक ऐसी जीनस है इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया की जिनमें मैक्सिमम वो बैक्यूलोवायरसेस मिलेंगे जो बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं, राइट, ओके। एंड याद रखिएगा ये जो बैक्यूलोवायरसेस हैं ये एक्सीलेंट स्पीशीज स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए है। मतलब ये स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीशीज के अगेंस्ट ही अटैक करता है, और एक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल इसका एप्लीकेशन है। मतलब कुछ नैरो रेंज ऑफ, कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ आप कह सकते हो, या फिर लिमिटेड टाइप ऑफ इंसेक्ट्स के अगेंस्ट वर्क करेगा। और अगर ये इन पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के अगेंस्ट वर्क करेगा तो ये दूसरे वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। इसीलिए इनका ज़्यादातर इस्तेमाल है इन दी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो IPM क्या है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, देखिए कोई भी जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है जहां पर जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उनमें से कुछ बेनिफिशियल भी हैं, कुछ हार्मफुल भी हैं। अब उस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में हमें क्या करना है, हमें इरेडिकेट करना है हार्मफुल इंसेक्ट्स को और कंजर्व करके रखना है उन बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब पेस्ट को हम मैनेज कर रहे हैं, कुछ को एलिमिनेट करना है, कुछ को इरेडिकेट करना है, और कुछ को यहाँ पर क्या करना है, कंजर्व करना है। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेटेड फंक्शन है दोनों का मिला के इस तरीके से पेस्ट के लेवल्स को हम मैनेज रखते हैं इन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, एंड दैट प्रोग्राम इज रेफर्ड टू एज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर IPM जो है उसमें हम इन पर्टिकुलर बैक्यूलोवायरसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वी नो वेरी वेल ये बैक्यूलोवायरसेस सर्टेन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ही वर्क करेंगे, वाइल ये दूसरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इन दी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। सो आई होप नाउ द रोल ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स इन दी बायो कंट्रोल मैकेनिज्म इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, एंड दैट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखिए बच्चों, पिछले कुछ डेकेड्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूजेज है बाय दी फार्मर्स वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज किया। क्यों? बिकॉज फार्मर्स चाहते थे वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हांस कर सके, और ज़्यादा बढ़ा सके, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया। बट इवेंचुअली वी नो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ पे हो या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे क्यों ना हो, और इन्वायरमेंट में कितना ज़्यादा पोल्यूशन भी इन केमिकल फर्टिलाइजर्स ने कॉज किया है। बट सिंस टुडे वी नो कि ये जो केमिकल
फर्टिलाइजर्स हैं वो कितनी ज़्यादा नुकसानदायक हैं। सो नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ फार्मर्स ने अपने आप को स्विच कर लिया है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होता है बायो फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स क्या हैं? कुछ ऐसे, नॉर्मली अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलें तो कुछ ऐसे केमिकल जो कि सॉइल में कुछ न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते थे जिससे कि सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बनी रहती थी। बट बायो फर्टिलाइजर्स में ये काम केमिकल्स ना करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे। सो बायो फर्टिलाइजर्स क्या हुए? बायो फर्टिलाइजर्स कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए जो कि सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को एनरिच कर देते हैं बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, और उन न्यूट्रिएंट्स का कंजम्पशन करके प्लांट्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्टिविटी फील्ड की बढ़ जाती है, राइट। सो ये कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट है, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से ही आज पॉसिबल हो पाया है, राइट। ओके, सो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ा देते हैं, वो एक्चुअली 3 कैटेगरी के हो सकते हैं। दे कुड बी बैक्टीरिया, वो फंजाई भी हो सकते हैं, एंड दे कैन इवन बी साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी बुलाते हैं। सो द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑल दीज 3 कैटेगरीज, ठीक है। सो दे कुड बी बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। आइए इन तीनों ही टाइप ऑफ सोर्सेज को हम एक एक करके समझते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सर्टेन बैक्टीरिया जो कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल हम लेने वाले हैं उन बैक्टीरिया का जो कि नाइट्रोजन की सप्लाई बढ़ा देते हैं सॉइल के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू बी टेकिंग एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो भाई आप सभी को पता है नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होती है, राइट, N2 के फॉर्म में, वो हमारे प्लांट्स डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है यूजेबल फॉर्म जैसे कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, और ये काम ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। सो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये नॉन यूजेबल जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है फॉर द प्लांट्स टू कंज्यूम। गॉट इट? अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड भी किया जा सकते हैं। पहले तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करने के बाद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, या कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि किसी एसोसिएशन को फॉर्म किए बिना यानी कि फ्रीली लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉज कर सकते हैं। एग्जांपल्स आइए देख लेते हैं। नंबर 1 एग्जांपल जो आपको यहाँ पर सिम्बायोटिक की कैटेगरी में मिलेगा वुड बी राइजोबियम। अब राइजोबियम को एज अ सिम्बायोन्ट आपने स्टडी किया है, ये कहाँ रहता है? इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, आपको ऐसे नोड्यूल देखने को जो मिल रही है ना, इन नोड्यूल्स में आपको ये बैक्टीरियम रिसाइड करता हुआ मिलता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉज करता है। गॉट इट? और नाइट्रेट्स के फॉर्म में प्लांट को नाइट्रोजन अवेलेबल भी करा देता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ा था इन द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन, राइट। ओके, देन कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया का। अब फ्री लिविंग बैक्टीरिया में आते हैं अज़ोटोबैक्टर एंड एज़ोस्पाइरिलम। तो अज़ोटोबैक्टर और अज़ोस्पाइरिलम नाम के ये जो बैक्टीरिया हैं दे आर ऑल्सो नाइट्रोजन फिक्सिंग इन नेचर। ये भी नाइट्रोजन को जो है वो यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, बट ये फ्री लिविंग रह के, मतलब इनको किसी प्लांट के साथ कोई एसोसिएशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर हमने ले लिया बैक्टीरिया को एज अ बायो फर्टिलाइजर। नाउ विल बी टेकिंग फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ देखिए फंजाई कैसे आपको यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए ये भी ना फंजाई मोस्टली आपको एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हुए नजर आते हैं विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सो आपने नॉर्मली ये टर्म कहीं सुना सा लग रहा होगा, कुछ तो यहाँ पर इंडिकेशन लग रहा होगा कि फंजाई जब किसी हायर प्लांट के रूट्स के साथ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? एग्जैक्टली वी कॉल देम माइकोराइजे। ओके, तो यहाँ पर ये जो एसोसिएशन फॉर्म हो रहा है दैट इज माइकोराइजा, सिंगल टर्म, और ई लगा देंगे इसके आगे तो प्लूरल टर्म हो जाएगा माइकोराइजे। तो यहाँ पर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई नॉर्मली फॉर्म करते हुए नजर आते हैं। अब जितने भी मेंबर्स हैं मोस्टली आपको मेनी मेंबर जो हैं एक पर्टिकुलर फंगल स्पीशीज या फिर एक फंगस जीनस के आपको एंडोमाइकोराइजा फॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो मेजॉरिटी माइकोराइजा जो है उनको फॉर्म करने वाले जो मेंबर्स होंगे वो बिलोंग करेंगे टू द जीनस ग्लोमस। तो ग्लोमस नाम की ये जो फंगल स्पीशीज है इसके मेजॉरिटी स्पीशीज आपको एंडोमाइकोराइजा फॉर्म करते हुए नजर आएगी, ठीक है। ओके, और ये हेल्प कैसे करते हैं? ये फंजाई फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं फ्रॉम द सॉइल, और अब्जॉर्ब करने के बाद ये फंजाई इस फॉस्फोरस को प्लांट को अवेलेबल करा देते हैं। तो ये जो फॉस्फोरस इस फंजाई की मदद से
प्लांट को मिल रही है ना, वो एक्चुअली पॉसिबली नहीं हो पाती अगर ये एसोसिएशन नहीं होता तो याद रखिएगा, ये जो फंगस है ये क्या करेगा, या फिर ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस, इसमें फंगल पार्टनर क्या करता है, सॉइल से फॉस्फोरस को अब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक सप्लाई करता है। और तो और कुछ और भी बेनिफिशियरी इफेक्ट देखने को मिले हैं ऐसे प्लांट्स में जो कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन फॉर्म करने वाले प्लांट्स में क्या क्या और बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि याद रखिएगा ये जो एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। तो यानी कि ये प्लांट्स को किसी भी रूट बॉर्न पैथोजन से बचा के रखता है। तो ये फंगस क्या करता है, रूट में प्रेजेंट कोई भी पैथोजन जो कि प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है उनसे लड़ने का काम करता है। ठीक है। सेकेंडली, ये टॉलरेंस बढ़ा देता है प्लांट की टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट कंडीशन। तो सूखा या फिर ज्यादा सेलाइन कंडीशन यानी कि बहुत ज्यादा सॉल्टी सॉइल में भी ये प्लांट्स को थ्राइव करने में, खड़े रहने में हेल्प कर देता है। और ये ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करवा देता है प्लांट की। तो ऐसे प्लांट्स जो कि इस टाइप के एसोसिएशन शो करते हैं विद द फंगस, वो ज्यादातर इन सारे बेनिफिट्स का फायदा उठाते हैं। सो दे हैव रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, दे हैव टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी होती है। ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं लास्टली टुवर्ड्स साइनोबैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स। साइनोबैक्टीरिया आप सभी जानते हो, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बुलाते हैं, ये कुछ ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस खुद परफॉर्म कर सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, और ये आपको डाइवर्स हैबिटेट्स में मिलेंगे। मतलब आपको ये एक्वाटिक हैबिटेट्स यानी कि पानी में भी रहते हुए मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी थ्राइव करते हुए मिलते हैं। तो दे आर वाइड स्प्रेड बच्चों, चाहे आप एक्वाटिक हैबिटेट की बात करो या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। ठीक है। और ज्यादातर जितने भी आपको यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम कैन फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। सो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। और एग्जाम्पल के तौर में आपने कितने सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सो एग्जाम्पल में हमने लेना है एनाबीना को, नॉस्टॉक को, ऑसिलेटोरिया को। सो दीज आर ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि यहाँ पर याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ देम कैन फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है। इनके पास हेट्रोसिस मिलती थी, याद करो आप सभी ने, हमने इसको भी स्टडी किया हुआ है। और ये एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं इन द पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स में आपको साइनोबैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल देखने को मिलता है, बिकॉज ये बहुत अच्छे से नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा के पैडी फील्ड्स में सॉइल की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको बढ़ा देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करते हैं इन दी पैडी फील्ड्स। फाइन। एंड ये और तो और ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को टू द सॉइल, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर देते हैं और उसकी फर्टिलिटी को फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है फील्ड्स के अंदर। तो ये सारे बहुत आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, जो कि बायो फर्टिलाइजर्स की तरह एक्ट करते हैं और सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं एंड हेंस प्रोडक्टिविटी को मल्टीपल टाइम्स, मल्टीफोल्ड्स आप कह सकते हो, बढ़ा देते हैं। सो विद दिस आई थिंक ये चैप्टर अब फिनिश होता है और आपको कोई कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर आती है तो यू कैन डेफिनेटली वेरी वेल आपको आना है मस्ट प्रैक्टिस सेशंस में और लाइव डाउट क्लासेस में। तो बच्चों विद दिस हमारा चैप्टर माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर होता है फिनिश। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि बड़े ही सिंपल थे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।